नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियाँ। तो भारत में संघीय स्तर के समान ही राज्यों में भी संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की भांति संवैधानिक प्रमुख की है। अच्छा, देखिए, संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख का अर्थ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो सैद्धांतिक रूप से तो सर्वोच्च होता है, लेकिन वास्तव में शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? मंत्रिमंडल में। तो एक विचारक हुए हैं दुर्गादास बसु, उन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक और संकटकालीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान ही हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों का अगर विवेचन करें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। तो पहली शक्तियाँ हम देखेंगे कि कार्यपालिका शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। तो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, जिन्हें राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयुक्त करता है। अधीनस्थ शब्द के अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री आ जाते हैं। ये राज्यपाल के अधीनस्थ हैं, अतः उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी उससे परामर्श लिया जाता है। वह मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पदच्युत करता है। मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद की नीतियों व निर्णयों की सूचना राज्यपाल को निरंतर दे। साथ ही राज्यपाल स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है उसके द्वारा राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य में यदि संवैधानिक संकट हो जाए तो राज्यपाल इस स्थिति की सूचना राष्ट्रपति को देता है तथा संकट काल घोषित होने पर वह संघ के अभिकर्ता के रूप में काम करता है। तो राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। कुछ राज्यपालों को विशेषाधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां होती हैं। जैसे असम के राज्यपाल के पास जो है वो कुछ शक्तियां प्राप्त हैं जनजाति क्षेत्र के बारे में। असम के राज्यपाल को जनजाति क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए और सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापित करने के लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं। जहाँ तक विधायी शक्ति का संबंध है, विधायी यानी विधान निर्माण से संबंधित, तो राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख है। वह विधानसभा के अधिवेशन बुला सकता है, उसके किसी सदस्य का सत्रावसन कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग भी कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति न दे, किंतु वह वित्त विधेयक पर स्वीकृति करने से इनकार नहीं कर सकता। वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को राज्यपाल स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है अथवा विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए प्रेषित कर सकता है। यदि विधेयकों को राज्यपाल के परामर्श के अनुकूल संशोधन सहित या संशोधन रहित विधानसभा पुनः पारित कर दे तो विधेयक पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने होंगे। कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। जैसे उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश प्रसारित करने की होती है। जिस तरह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अनुसरण में संसदीय क्षेत्र में अध्यादेश प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, उसी तरह राज्यपाल को भी अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश जारी करने की अधिकार प्राप्त है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें तत्काल कोई कार्यवाही आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऐसा अध्यादेश विधानमंडल की बैठक पारित होने के 6 सप्ताह बाद क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह के पूर्व ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को समाप्त समझा जाएगा। तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति असीमित नहीं है।
कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जैसे जिस विधेयक पर विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है, उस विषय पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश लेना होगा। इसी तरह से राज्यपाल जिन विषयों पर राष्ट्रपति का विचार लेना आवश्यक समझता है, उस विषय पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा। इसी तरह से राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, जिसमें वही प्रावधान होते हैं जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की अनुपस्थिति में अधिनियम अवैध हो जाता है, यदि उसे राज्यपाल द्वारा आरक्षित न किया गया होता, तो इस प्रकार जारी किए गए अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम का होता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य विधानमंडल की शक्ति की सहविस्तारी है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर विधानमंडल विधि निर्माण कर सकता है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति में इसका दुरुपयोग शामिल नहीं है। एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था DC वाधवा बनाम बिहार राज्य, उसमें अध्यादेश के दुरुपयोग के संबंध में निर्णय दिया गया था और ये कहा गया था कि यह अगर अध्यादेश असंवैधानिक हो तो उसे निरस्त भी रोका जा सकता है। जहाँ तक राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का सवाल है, तो बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं न्यायिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास भी न्यायिक शक्तियाँ हैं, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है तथा दंड को निलंबित या स्थगित कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति से संबंधित विषयों का निर्णय भी राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, लघुकरण, विराम, परिहार या उसका प्रविलंबन कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की एवं अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों में मूलतः भेद है। क्या अंतर है वो देखते हैं। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का पूर्ण अधिकार है तथा सैनिक न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं है। नारायण दत्त बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने निर्णित किया है कि अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति के इस्तेमाल पर सीमित न्यायिक पुनरावलोकन मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पास विवेकाधिकार भी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत विवेकाधिकार के संबंध में राज्यपाल को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 163(2) के अनुसार इस बात का निर्धारण करना स्वयं राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि कौन सा कार्य उसका विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं। राज्यपाल के इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती कि अमुक विषय उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं आता। विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से कर सकता है। राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग के लिए राज्य मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेद हैं जिनमें राज्यपालों को ऐसी शक्तियों का उल्लेख है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जिसमें राज्य के प्रमुख रूप से संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में विवेकाधिकार के संबंध में राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त है, किंतु यह विवेकाधिकार असीमित नहीं है। MV पायली के अनुसार इसका प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे संसदीय प्रजातंत्र को हानि नहीं हो। इसी प्रकार मैं राज्यपाल की एक और शक्तियों का विवेचन करना चाहूँगी और वो राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो हैं वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की सिफारिश पर ही अनुदान की मांग प्रस्तुत की जा सकती है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान की मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस विधि से किसी प्रकार की व्यय की अनुमति दे सकता है। राज्यपाल जब तक राज्य का बजट विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तब तक आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय की पूर्ति की आज्ञा दे सकता है। तो इस प्रकार हमने राज्यपाल की शक्तियों का विवेचन देखा और राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों की तुलना भी पूछी जाती है तो हम तुलना भी देखेंगे।
अगले टॉपिक में हम राज्यपाल की स्थिति या भूमिका पर विवेचन करेंगे और ये शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। आप इसकी टॉपिक की तैयारी कीजिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएँ।